एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी और सभी लोग विराज के खिलाफ नजर आ रहे थे। जब विराज ने भीड़ में मौजूद लोगों की बातें सुनी तो तुरंत ही विराज स्टन रह गया था और उसने तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड से भीड़ को काबू में करने के लिए कह दिया था। लेकिन क्या विराज के ये कदम भीड़ को शांत कराने के लिए काफी थे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तुरंत ही विराज ने फिर से बोलना शुरू किया। देखिए, आप सभी लोग शांत हो जाइए। सच्चाई वो नहीं है जैसा आप सब सोच रहे हैं। ये आदमी कह रहा है कि इसके बेटे की हालत मेरी वजह से है, लेकिन क्या इसके पास इस बात का कोई सबूत है? अगर आप लोग चाहते हैं कि इस कांड का हल निकले तो आप सभी यहीं रुकिए और इस कांड के विटनेस बनिए। अब और क्या देखना बाकी रह गया है? हम विटनेस ही तो हैं। जो देखना था वो तो देख ही चुके हैं। अब यहाँ रुककर क्या इस ओनर की बकवास सुनने? ये अब और क्या करेगा? बेचारे उन अंकल को बुली ही करेगा। एकदम सही बात है। ये आजकल की यंग जनरेशन पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और उसके बाद जब उनकी गलती सामने आती है तो अपनी गलती मानती भी नहीं है। विराज की बात सुनकर एक बार फिर से भीड़ में मौजूद लोगों के बीच में फुसफुसाहट का खेल शुरू हो गया था। जब विराज ने उन लोगों की बातें सुनी तो विराज का दिल दहल उठा था। हालांकि इस बार विराज ने अपना मुंह नहीं खोला था। विराज अच्छे से जानता था कि इस भीड़ में ऐसे और भी लोग होंगे जो उस आदमी के साथ मिले हुए हो सकते हैं और वो इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाना चाहेंगे। लेकिन भले ही कुछ भी हो जाए, विराज इस मामले की गहराई तक जाकर ही रहेगा और सभी के सामने सच्चाई बाहर निकालेगा। देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया और भीड़ और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। लोगों को एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के खिलाफ बात करने का एक अच्छा खासा मौका मिल गया था। विराज एक बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जिस एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन को उसने बड़ी कीमत लगाते हुए बनाया था वो देखते ही देखते तबाह हो जाएगा। तुरंत ही विराज ने हैदर को कॉल लगाया और उस पूरे मैटर को बताते हुए पुलिस के बड़े अधिकारियों को वहां लाने के लिए कह दिया था। भले ही उस आदमी ने भीड़ के दिमाग में एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के बारे में गलत बातें डाल दी थी, लेकिन विराज को उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विराज अपनी सफाई देने के लिए पूरी तरह से तैयार था। विराज जानता था कि उसके सुपरमार्केट में एक भी सामान ऐसा नहीं है जो एक्सपायर्ड है। 3 से 4 बार सिक्योरिटी चेक होकर ही सुपरमार्केट में सामान आता था। विराज को अपने वेंडर्स पर और एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन में काम करने वालों पर पूरा भरोसा था। ऐसे में विराज को डरने की क्या जरूरत थी? भीड़ के सामने विराज अपनी छाती चौड़ी करके खड़ा था। आधा घंटा और बीत गया और भीड़ अब और भी ज्यादा बेकाबू होते हुए नजर आ रही थी। तभी पुलिस के सायरन की आवाज आई और देखते ही देखते पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ हैदर भी एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन पहुंच गया था। जैसे ही विराज ने हैदर के साथ पुलिस के बड़े अधिकारियों को देखा तो विराज की जान में जान आ गई थी। तुरंत ही विराज ने उस आदमी से कहा, क्या कह रहे थे तुम? मेरा सुपरमार्केट एक्सपायर्ड सामान बेचता है? अब इस बात को पुलिस के सामने एक्सप्लेन करो। विराज के मुंह से कड़क आवाज में वो शब्द बाहर आए थे। साथ ही साथ विराज की टोन भी बहुत सीरियस थी, जिसे सुनकर वो आदमी अचानक से पैनिक मोड में चला गया था। वो आदमी बुरी तरह से फंस चुका था। उसका काम एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन को बदनाम करना था, जो वो कर चुका था, लेकिन अब उसका सामना पुलिस वालों से हो रहा था और अपनी बात को साबित करने के लिए उसे अब एविडेंस देना होगा, जो असल में उसके पास नहीं था। अब ऐसे में वो आदमी पुलिस वालों से क्या ही कहने वाला था? उस आदमी के चेहरे पर छाई शिकन को विराज अच्छे से समझ गया था। तुरंत ही विराज ने अपने कदम आगे बढ़ाए और उस आदमी को पुलिस वालों के सामने धक्का देते हुए उनके सामने खड़ा कर दिया था। सीनियर इंस्पेक्टर ने तुरंत ही उस आदमी को देखते हुए कहा, क्या तुम ही हो जिसने ये इल्जाम लगाया है कि सुपरमार्केट में एक्सपायर्ड सामान बेचा जाता है और उस एक्सपायर्ड सामान को खाने से तुम्हारे बेटे को कैंसर हो गया है? हाँ, वो मैं ही हूं। मैं इस सुपरमार्केट को सू करना चाहता हूं जो लोगों को एक्सपायर्ड सामान बेच रहा है। जब उस आदमी ने देखा कि भीड़ उसके साथ है तो उसके पास भी अपने झूठ पर कायम रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था।
ठीक है, तो तुम्हारे पास कोई सबूत तो होगा ही। अगर तुम एविडेंस दोगे तो हम इस सुपरमार्केट को सील करके इसकी अच्छे से तलाशी लेंगे, और अगर हमें इस सुपरमार्केट में एक्सपायर्ड सामान मिला तो लोगों को उनका हक दिलाएंगे और इस सुपरमार्केट को हमेशा के लिए सील कर देंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है और तुम्हारे द्वारा लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद निकले तो तुम्हें जेल जाना होगा। अकॉर्डिंग टू रूल्स तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, सीनियर इंस्पेक्टर ने कड़क अंदाज में कहा। मैं जैसे ही उस आदमी ने सीनियर इंस्पेक्टर की बात सुनी तो मन ही मन उसे रिग्रेट हो रहा था कि उसने इस काम को करने के लिए हामी क्यों भरी थी। भले ही उसे इस काम के लिए अच्छा खासा पैसा मिला था, लेकिन अब वो इस खेल में बुरी तरह से फंस गया था। ऐसे में वो रुपए अब क्या ही कमाल दिखा सकते थे। जब उस आदमी के पास इस कांड को करने का ऑफर आया तो पहले तो उसने मना कर दिया था, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं किया था। लेकिन सिर्फ एनजीएफ मेट्रोपॉलिटन को बदनाम करने के लिए उसे 15 लाख रुपए मिल रहे थे। इतने सारे रुपयों को देखकर उस आदमी का मन बदल गया था और उसने इस काम को करने के लिए हामी भर दी थी। उस आदमी ने अपना काम भी बखूबी निभाया, ज्यादा से ज्यादा भीड़ को इकट्ठा किया और आखिरकार उसका मिशन भी कामयाब हो गया। अपने काम को करने के बाद जब वो आदमी पतली गली से निकलने लगा था, तभी विराज के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे दबोच लिया था। इस सिचुएशन में अपने आप को पाकर वो आदमी इस वक्त विराज को कोसना चाहता था। विराज ने शानदार तरीके से इस खेल को पूरी तरह से बदल डाला था। अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हुए विराज ने शांति से काम किया। पहले उस आदमी को दबोचा और उसके बाद उस आदमी को पुलिस वालों के हवाले कर दिया। अंकल देखिए, आप उम्र में मुझसे काफी बड़े हैं, मैं आपके साथ कोई बदसलूकी नहीं करना चाहता हूँ। इस मैटर को जल्दी से जल्दी क्लैरिफाई कर दीजिए और बता दीजिए कि आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे और उसके बाद मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। विराज ने उस आदमी से कहा। विराज को अच्छे से पता था कि वो आदमी लालच की गंगा में बह गया था और उसने किसी और के कहने पर ऐसा काम किया है। विराज वाकई में एक काइंड हार्टेड इंसान था। भले ही विराज को उस आदमी की हरकतों के लिए बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन विराज ये भी जानता था कि एक गरीब को कैसे बहलाया जाता है। इसीलिए विराज उस आदमी को छोड़ने के लिए तैयार था। बस शर्त यही थी कि उस आदमी को इस कांड के पीछे किसका हाथ है, उसके बारे में विराज को सब कुछ बताना था। विराज की बातें सुनकर उस आदमी को भी पता चल गया था कि विराज उसे बचने के लिए एक मौका दे रहा है और वो आदमी उस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने भीड़ के सामने विराज को और उन पुलिस वालों को डिटेल में सब कुछ बता दिया था। जब उस आदमी ने इस कांड के पीछे के राज खोले तो विराज को पता चला कि ये सब भरूचा परिवार ने करवाया है। वही अंगद भरूचा जो दीप्ति भटनागर के कहने पर विराज की क्लास लेने बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस आया था, लेकिन विराज ने तो उसे मात दे दी थी। विराज ने भरूचा परिवार की कंपनी को तबाह कर डाला था और शायद इसी वजह से भरूचा परिवार विराज से बदला लेने निकला था। अपने दिमाग को घोड़े से भी तेज दौड़ाते हुए विराज ने उस आदमी को देखते हुए कहा, अंकल, भरूचा परिवार ने आपको इस काम के लिए कितने रुपए दिए हैं, मुझे बताओ, शायद मैं आपके और भी कुछ काम आ सकता हूं। जैसे ही उस आदमी ने विराज के मुंह से ये बात सुनी, एक पल के लिए तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर विराज उससे चाहता क्या है। उस आदमी ने तो विराज को सब कुछ डिटेल में बता दिया था, लेकिन उसके बाद भी विराज उस आदमी से कुछ और करवाना चाहता था। उस आदमी के पास भी विराज के सवाल का जवाब देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। सर, उन्होंने मुझे 15 लाख रुपए दिए थे, कैश। उस आदमी की बात सुनकर विराज ने तुरंत ही अपने बॉडीगार्ड्स को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहा। विराज की बात सुनकर उस बॉडीगार्ड ने अपना सर हिलाया और वहां से चला गया। 2 मिनट बाद वो बॉडीगार्ड वापस विराज के पास आया। इस बार उसके हाथ में 2000 रुपए के कड़क नोटों की गड्डियां थी।
विराज ने उन पैसों को अपने बॉडीगार्ड्स के हाथ से लेते हुए सीधा उस आदमी के हाथ में रखा और बोला, ये 30 लाख है कैश। क्या तुम मुझसे वादा करोगे कि इन पैसों को लेकर तुम अपने जीवन में केवल अच्छा काम करोगे और इन सब चक्करों में कभी नहीं पड़ोगे? अंकल, आप बुजुर्ग हैं, ये सब काम आपको शोभा नहीं देता है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए थे। एक अजीब मुस्कान के साथ उस आदमी ने विराज को देखते हुए कहा, सर, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मुझे माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये पैसे नहीं ले सकता हूँ। ये बोलते ही उस आदमी ने भीड़ को देखा और अपना हाथ जोड़ते हुए जोर से बोला, आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन को बदनाम करने की कोशिश की थी। मैंने जो कुछ भी बोला वो सब कुछ झूठ था। मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, इतना बड़ा सुपरमार्केट है, ये एक्सपायर्ड सामान कैसे बेच सकता है? हाँ, मैं भी कई दिनों से अपने घर का सारा राशन इसी सुपरमार्केट से ले रही हूँ। क्या शानदार क्वालिटी है, खाने का स्वाद भी डबल हो गया है। जैसे ही इस कांड का निपटारा हुआ, वैसे ही भीड़ में मौजूद लोगों की बातें भी अब पूरी तरह से बदलने लगी थी। नेगेटिविटी अब फिर से पॉजिटिविटी में बदल गई थी। जैसे ही विराज ने भीड़ के मुंह से वो शब्द सुने, वैसे ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। इस दुनिया का खेल ही निराला है। सभी भेड़ चाल का रास्ता ले लेते हैं, ये जाने बगैर कि सच क्या है। खैर, अब मामला खत्म हो गया था, तो विराज को वहां और रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। उस आदमी को 30 लाख रुपए देने के बाद और हैदर और उन पुलिस वालों को थैंक यू कहने के बाद विराज राणेजा बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ा था। जैसे ही विराज जानवी की कंपनी में दाखिल हुआ, वैसे ही जानवी ने अपने सवाल के साथ विराज का वेलकम किया। क्या हुआ? तुम्हें आने में बहुत समय लग गया, क्या रास्ते में कुछ हुआ क्या? चूंकि विराज इतना लेट आया था, तो जानवी के सवाल तो बनते ही थे। अपने चेहरे पर मुस्कान लिए विराज ने तुरंत ही अपना सिर हिलाया और उसके बाद उस कांड को जानवी के सामने रखा। जानवी ने जैसे ही उस कांड को डिटेल में सुना, वैसे ही वो शॉक्ड रह गई थी। इस बार तो खतरा टल गया था, लेकिन उन्हें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत थी। अगर भरूचा परिवार ने शातिर तरीके से कोई भी एविडेंस प्लॉट किया होता, तो आज उनका एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन खतरे में पड़ सकता था। ऐसे में विराज और उसकी पलटन को और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत थी। मार्केट में विराज के कई दुश्मन थे और कोई भी दुश्मन हमला करने से पहले पूछेगा नहीं, बताएगा नहीं। इसीलिए विराज की पलटन अब और भी ज्यादा प्रोटोकॉल को फॉलो करने लगी थी। घड़ी का पहिया दौड़ता रहा और देखते ही देखते 3 महीने और बीत गए। 2 दिन पहले एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के पास वाली जमीन पर विराज की स्पोर्ट्स एकेडमी बनकर तैयार हो गई थी। मुंबई शहर की जनता का प्यार लूटने के लिए विराज ने उस स्पोर्ट्स एकेडमी का नाम मुंबई स्पोर्ट्स एकेडमी रखा था। हालांकि स्पोर्ट्स एकेडमी तो 2 महीने में ही बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन उसे खोलने में विराज को खासी मुश्किल आ रही थी। आखिर उस स्पोर्ट्स एकेडमी को खोलने में विराज को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था? उन बीते 3 महीनों में विराज के साथ क्या हुआ होगा? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या मार्केट में विराज के दुश्मन विराज के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे? क्या अब हर मोड़ पर विराज को अपने दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा? क्या विराज की बहन नताशा जिंदल की भी जल्द ही एंट्री होगी? क्या होगा जब जिंदल परिवार के 2 लोग आपस में भिड़ेंगे? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।